बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सोहा अफजल। वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। इससे पहले आप जानते हैं कि इलेक्शन ट्रांसमिशन की खुसूसी नशरियात जो आप पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पे देख रहे थे, मैं और हरमीत उस सेट पे चुके मौजूद थे, लेकिन प्री इलेक्शन के बाद अब पोस्ट इलेक्शन की बात करेंगे। सो बैक टू द रूटीन, बैक टू द लाइफ। हरमीत को भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हरमीत ने मेरी बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। मैं जब भी कहती हूँ ना कि तारीफ करने में पहल करनी चाहिए सलाम करने के साथ साथ, तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस नहीं, वैसे अगर कोई अच्छा लगे तो बोल देना चाहिए, बिल्कुल दिल में नहीं रखना चाहिए, बोल देना चाहिए। और आपकी थोड़ी सी तारीफ से अगले बंदे का अगर दिन बन जाए तो क्या ही बात है। तो स्क्रीन के उस तरफ जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं, मैंने चूंकि आपको नहीं देखा, लेकिन आप लोग यकीनी तौर पर बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और अगर नहीं तो अपने दिन का आगाज अच्छे अंदाज में करें, कोशिश करें कि बेहतरीन लुक्स के साथ आज अपने घर से बाहर कदम रखें, क्योंकि बाहर की गहमा गहमी जो है वो अभी भी हरमीत मांद नहीं पड़ी। क्योंकि अगर हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या दीगर तमाम हलकों की बात करें तो प्री इलेक्शन हाइप तो हमने आपसे बहुत डिस्कस की, लेकिन अब पोस्ट इलेक्शन की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है कि नंबर गेम अभी भी अपने पीक पे है। अगर हम ओवरऑल बात बहुत करें, सारे हलकों में, बहुत सारी जगहों में मसाइल हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक तरफ तो एहतजाज का सिलसिला चल रहा है। कल रावलपिंडी में जो कुछ हुआ, जेलम में जो कुछ हो रहा है, सियालकोट में जो कुछ हो रहा है, इसी तरह गवादर में जो कुछ हो रहा है, तो वो हलचल जो है, जो इलेक्शन से पहले नजर नहीं आ रही थी, वो अचानक इलेक्शन के बाद हमें बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है कि वो गहमा गहमियां, और फिर जब तक एक गवर्नमेंट नहीं बनती और एक प्रॉपर ऐलान नहीं होता तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसी तरह चलती जाएंगी 10 दिनों तक। लेकिन हम जब बात करते थे ना हरमीत इलेक्शन की, तो हम हमेशा बात किया करते थे कि अवामी मैंडेट सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम तमाम तर मसाइल की बात करें और उनको कीप इन माइंड रखें, तो उसके बावजूद भी जो अवामी मैंडेट 2024 के इंतखाबात में सामने आया, उसकी बात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में की जा रही है। हर जगह बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर वोटर हो तो पाकिस्तान जैसा वोटर हो। क्योंकि हमने ओवरऑल जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड देखी, ऑन स्क्रीन तो खैर आप देखते रहे, लेकिन चूंकि ऑन ग्राउंड भी रियलिटीज जो है वो कदरे मुख्तलिफ भी थी, समटाइम सिमिलर भी थी। तो ये सारी पाकिस्तानी रियलाइज कर चुके हैं। अब जो नौजवान है, एक बहुत बड़ी तादाद ये है कि पढ़े लिखे नौजवान है, फिर मुख्तलिफ मराइल से गुजरते गुजरते अपनी तारीख से, माजी से सीखते हुए वो आगे निकले। तो उनको एक चीज का इल्म है, एक चीज का इस इलेक्शन में उनको पता चला था कि अगर हमारे पास कोई ताकत है तो वो है वोट, और वोट के जरिए हम अगर चाहें तो सिस्टम को बदल सकते हैं। बेशक सिस्टम में जिनके असर रसूख हैं वो कोशिश भी करते हैं और अभी भी कोशिश वही चल रही है, लेकिन अगर आपके पास एक ही वो है ताकत और उसके जरिए आप अगर चाहते हैं कि सिस्टम निज़ाम को बदला जाए तो वो बदल। और हमने ये देखा कि आपको पता है कि लाहौर में जिस तरीके से, क्योंकि इससे कबल भी हमने इलेक्शन कवर किए, लेकिन मैं खुद हैरान था कि एक बहुत बड़ी तादाद में, और आप खुद भी वहां पे पहुंची, फिर हम मुख्तलिफ वीडियोज हमारे सामने जो आई मुख्तलिफ शहरों की, तो हम हैरान थे कि ऐसे ऐसे लोग जो बीमारी की सूरत में, कोई डायलिसिस जो है वो करके आया था, किसी का पाँव नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, लेकिन वो खड़ा था, उसने कहा मैंने वोट देना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं जिस हल्के में वोट कास्ट करने के लिए गई, मेरे साथ एक खातून थी, मैंने उससे पूछा कि आपने किसको वोट कास्ट करना है, तो उसने मुझे कहा आप बताइए किसको वोट कास्ट करूं। मतलब उसको नहीं पता था कि उसने वोट कास्ट किसको करना है, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट थी उसको कि मैं पहली दफा वोट कास्ट करने जा रही हूं और मैंने आज वोट कास्ट करना है। मेरे ख्याल में उसने कोशिश की आपसे छुपाने की ना, कि बता दो। मैंने क्या किया, मैंने उसको बता दिया, मैंने उसको बता दिया कि आप वोट किसको देना चाहिए आपको। खैर उसने मेरी बात कंसीडर की या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे लेटर। और अभी हमने चूंकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया, अपना एनालिसिस तो हम दे ही रहे हैं, क्योंकि हमने थ्रू आउट इलेक्शन ट्रांसमिशन को थॉरली आपके सामने भी रखा, और ग्राउंड रियलिटी पर जो हमारी पूरी टीम थी, ग्राउंड ऑन ग्राउंड मौजूद थी पब्लिक न्यूज़ की, वो भी आपको वक्तन फवक्तन इस हवाले से अपडेट तो करते रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम लाइन पे लेते हैं शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शनीला साहिबा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक हूँ। सोहा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। शनीला साहिबा, वैसे बहुत लंबा सवाल बनता नहीं है, अगर आप रिव्यू करना चाहें 2024 के इंतखाबात को, तो वो कोई वन लाइनर है आपके पास, क्या होगा? 2024 का इलेक्शन अगर मैं बात करूं, देखिए मैं 2008 से इलेक्शन को फील्ड में कवर कर रही हूँ, तो 2008 के इलेक्शन के अलावा 2013 और 18 और 2024 मैंने इस तीनों इलेक्शन के अंदर अपनी आवाम को बहुत ज्यादा पुरजोश देखा, दो पार्टियों के हवाले से, पीटीआई और नवाज लीग को लेके, कि उनका वोटर बहुत जोश से निकलता था। 2013 में चूंकि नवाज शरीफ एग्जाइल के बाद
पहली दफा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, तो उनका वोटर बहुत बड़ी तादाद में निकला था। पीटीआई जो थी, उन्होंने 2008 में बाइकआउट किया था, तो वो भी एक पार्टी थी, उसके भी जो सपोर्टर थे, जो आपके नजदीक यंग वोटर जो थे, वो भी बहुत बड़ी तादाद में निकले। आपका वोटिंग टर्न आउट उस वक्त 55% था। 2018 में नवाज लीग का वोटर इस जोश के साथ निकला था कि आपने नवाज लीग को नवाज शरीफ को जेल में डाला बेटी के साथ, उसके साथ जुल्म हुआ है, तो उसका वोटर भी बड़ी तादाद में निकला था। 51% वोटिंग टर्न आउट था। इस दफा वोटिंग टर्न आउट पिछले 2 से कम था, लेकिन इमरान खान का वोटर निकला है, क्योंकि इमरान खान के वोटर को लग रहा था कि हमारे उसके साथ जुल्म हुआ है। लेकिन नवाज लीग का भी वोटर निकला है कि हमारा मैंडेट जो था वो छीना गया था 2018 में। तो जो दो पार्टीज को लेके उनके वोटर के अंदर सेंटिमेंट था, मुझे 2013, 18 और 2024 के जो इलेक्शन है उसके अंदर कोई फर्क नजर नहीं आया जोशो खरोश को लेके, कि दो पार्टियों के जो वोटर्स थे वो बहुत ज्यादा जोश में थे अपनी अपनी पार्टी। जो आप फरमा रही हैं, अगर हम इस वक्त इलेक्शन के हवाले से देखें, जो चीजें हमारे सामने और जो चीजें आ रही हैं, मजीद आ रही हैं, उसके हवाले से अगर बैन अवी सतह पर देखा जाए, तकरीबन 26 से 27 सेनेटर्स और कांग्रेस के जो मेंबर हैं, उन्होंने उनका अपना जो है उन्हें तशवीश का इजहार किया, और जो बाइडन पर भी इस बात पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि इस नताइज को ना माना जाए, जिस तरीके से ये सारी चीजें उनके सामने आई हैं। कितना असर पड़ता है इस किस्म की चीजें सामने आती हैं, और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया बंदिश, हमने ये सारी चीजें देखी। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब की क्या सूरत हाल आपको लगती है? क्या वाकई में सीएम जो है मरियम नवाज साहब वही आएंगी वहां से? देखिए, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जराए के जरिए आपके पास आ रही, जब तक कि उनकी पार्टी कुछ अनाउंस नहीं करती तो कोई भी चीज आपके सामने नहीं आएगी। वहां पे 2 नामों के ऊपर इस वक्त गर्दिश हो रही है, एक मलिक अहमद खान और एक मरियम नवाज। इन दोनों नामों के ऊपर वहां पे बातचीत चल रही है, उनकी पार्टी के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होगी। जाहिर है पार्टी भी अपनी राय देगी, फाइनल डिसीजन नवाज शरीफ साहब करते हैं या पार्टी की बात को माना जाता है। ये 2 नाम अभी तक सामने हैं, इसलिए कोई खत्मी बात हम नहीं कह सकते कि मरियम नवाज आएगी या मलिक अहमद खान आएंगे, क्योंकि कोई चीज अगर आप सोर्सेज की बात ही कर रही हैं तो आपके सोर्सेज के मुताबिक बताइएगा इस हवाले से कि अभी नंबर गेम तो हम पहले भी बहुत बात कर रहे थे, सीट एडजस्टमेंट की, कोलैबोरेशन की। इस वक्त ज़रदारी साहब ने कल एक शर्त रखी है कि अगर पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को हमारी कोलैबोरेशन, हमारी कोऑपरेशन चाहिए, तो भाई पीएम तो फिर आएगा वहाँ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब आप क्या देखते हैं, हमने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ज़रदारी को देखा कि आसिफ अली ज़रदारी को देखा कि वो इस्लामाबाद चले गए, तो अभी जो मूव उनका पॉलिटिकल चेस पे है उसको आप किससे देखती हैं? अच्छा, जो मेरे पास अभी तक जराए की खबरें हैं उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब खुद सदर बनना चाह रहे हैं, बिलावल का वजीर आजम का भी वो नहीं कर रहे हैं। और ये जो मखलूत हुकूमत है इसके अंदर अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है, और ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि अगर एक मजबूत मैंडेट नहीं मिलेगा नवाज लीग को तो नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वही आएंगे, क्योंकि जाहिर है वो ऑब्लाइज कर सकते हैं, वो बेहतर तरीके से सबको साथ लेकर चल सकते हैं। तो जो अभी बन रही है, जो जराए से मेरे पास खबरें हैं, वो तो यही है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो खुद आना चाह रहे हैं, सदर आना चाह रहे हैं, स्पीकरशिप वो लेना चाह रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए उनका चल रहा है कि ये हमें दिया जाए। तो इन चीज के ऊपर उनके मामला चल रहे हैं। लेकिन एक और चीज अगर हम देखें, आपको याद होगा जब मखलूत गवर्नमेंट आ रही थी, जब मखलूत गवर्नमेंट आ रही थी तब जरदारी साहब ने कुछ शर्तें रखी थी, और अब जो मामला है, पहले भी ये जिक्र कई दफा से जरदारी साहब कह चुके हैं कि इससे पहले हमने वजारत उज़्मा का जो मनसब है आपको दिया, अब ये आपका हक है कि हमें दें। तो आपको लगता है कि इस मामले पे कुछ चीजें हो सकती हैं जो आप फरमा रहे कि जो फैसल वाडा साहब भी पहले से फरमा चुके हैं कि जरदारी साहब की तस्वीर लग चुकी है प्रेसिडेंट हाउस में, तो क्या वही कुछ होगा जो वाडा साहब भी कह चुके हैं? देखें, अगर प्रेसिडेंट हाउस में वो कह रहे हैं कि वाडा साहब, और देखिए वाडा साहब की बहुत सी पेशेंट गोइयां जो अभी तक तो ठीक हुई हैं। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में जीतेंगे, उनकी मंडियां लगेंगी, वो बिकेंगे, कोई उधर जाएगा कोई उधर जाएगा। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब की तस्वीर लग चुकी है प्रेसिडेंट हाउस में, तो फिर बिलावल के चांसेस नहीं, क्योंकि आपने फिर कुछ तो देना है ना नवाज लीग को। ये तो नहीं होगा कि सदारत भी आप रखेंगे और फिर वजीर आजम भी आप रखेंगे, जबकि आपकी सीटें 58 हैं और नवाज लीग की इंडिपेंडेंट मिला के 80 तो क्रॉस कर चुकी हुई हैं, और फिर उसके बाद जब उनको रिजर्व्स मिलेंगी तो वो 100 क्रॉस कर जाएंगे। तो इधर जो कम सीटों वाले होंगे वो प्रेसिडेंट भी बनेंगे, वजीर आजम भी बनेंगे, ये कुछ नहीं समझ आ रहा। तो इस वजह से कुछ कहीं ना कहीं फिर
उनको बार्गेनिंग इन दोनों अच्छा position सिन्हा में साहिबा, से इस किसी चीज एक को पे भी करनी एड्रेस कीजिएगा, पड़ेगी। कहीं ना कहीं से आवाज आपको पता है कि आजाद उम्मीदवारों की भी आ रही है। अभी फैक्ट एंड फिगर्स जो हमारे सामने, उसके मुताबिक 93 कौमी असम्बली की सीट्स जो हैं वो इस वक्त पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों उनमें के से पास है। 92 हो गई है, क्योंकि एक जो हाँ है हाँ, मैं जिन्होंने उसी की रोहेल तरफ आ रही अख्तर थी, को, हाँ। मैं उसी की तरफ आ रही थी कि जो अब नंबर यहाँ से गिरते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कुछ लोग जो है वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ तगोदो और मेहनत वहाँ से भी की जा रही है नून लीग की तरफ से, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो ये नंबर गेम भी एट द लास्ट चेंज हो के कितना डायनामिक्स को चेंज कर सकती है कौमी असम्बली की? काफी ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, इनमें से अगर बड़ी तादाद एक जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मिल जाती है तो फिर उनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी बिल्कुल बार्गेनिंग ठीक। करने के लिए। और अगर नवाज लीग के साथ आके मिल जाते हैं तो फिर वो एक और स्ट्रांग पोजीशन के अंदर चले जाएंगे। Already। क्योंकि जब इलेक्शन से पहले ही ये बातें जो थी ना, गर्दिश कर रही थी यहाँ पे कि बहुत बड़ी तादाद में 30-35 की बात की जा रही थी उस वक्त। ये उसी वक्त की खबरें, अब हमें नहीं पता कि कितने लोग जो हैं वो पार्टी के साथ रहेंगे पीटीआई के और कितने छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो उस वक्त खबरें थी कि 30-35 लोग जो हैं उन्होंने पहले से ही मामला तय कर लिए। क्योंकि उनका कहना ये है कि हमें अभी अवाम से वोट लेने, अगर अभी हम अभी से कोई बात करेंगे तो हो सकता है हमारे चांसेस हो हम हार जाए, तो बेहतर है कि आप हमें अभी इलेक्शन लड़ने दें। सुनील, एक और इलेक्शन के चीज बाद अगर हम अपने- देखें, इस वक्त एक तरफ तो फॉर्म 45 की बात की जाए, जिस तरीके से ये धांधला हुआ, धांधली नहीं धांधला हुआ, वो सबके सामने है। लेकिन आपसे जानना देखिए, चाहूंगा कि ये तो फॉर्म आपका व्यू 45, है नहीं ना। नहीं सुनील, मेरा सवाल है, सवाल सुन लीजिएगा। जी। अब क्या सूरत हाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या पीटीआई के हवाले से जो वो दावा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास तकरीबन 60 से 70 कैंडिडेट के मजीद मौजूद हैं और कुछ चीजें उन्होंने मुख्तलिफ वेबसाइट पे चढ़ाई हैं, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा कोई सरप्राइज उनको, कोई रिलीफ, क्योंकि फॉर्म 45 है तो बड़ी बात, उनके पास तो ऑलरेडी चीज मौजूद है ग्राउंड की। अब ये अलग बात है कि चीजें बदली जा रही हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई फायदा होगा उनको? हरमीत, पहली तो बात यह है कि अगर आप डॉन की स्टोरी देख लें 2018 की, जो फाफन ने उस वक्त स्टैटिस्टिक्स दिए थे कि 95% फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग एजेंट्स के साइन ही नहीं थे, तो इससे बड़ा धांधला तो हो नहीं सकता जो 2024 में नहीं हुआ। दूसरी बात है कि अभी NA46 के अंदर रिकाउंटिंग हुई है, ठीक है, रिकाउंटिंग के अंदर दोबारा से ही नवाज लीग का जो उम्मीदवार था वो जीत गया है। तो रिकाउंटिंग जो है वो उन फॉर्म 45 से ज्यादा अहम तो नहीं, ज्यादा फॉर्म 45 तो अहम नहीं होगी, रिकाउंटिंग हुई है। फिर बिहारी के अंदर तहमीना दुल्ताना की रिकाउंटिंग हुई है और तहमीना दुल्ताना फिर दोबारा से वो जीत गई है। हमने फॉर्म 45 जो मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करते देखे हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी को हम अभी जो है वो उसको नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने खुद वो देखा था कि दो किस्म के NA130 जो नवाशी का हल्का था, उसके दो किस्म के फॉर्म 47 जो थे वो चल रहे थे। दोनों के फॉन्ट डिफरेंट थे, दोनों का स्टाइल डिफरेंट था। और एक जो पहले आ रहा था फेक, उसके अंदर कुछ लोगों के वोट भी नहीं डाले गए हुए थे। बाद में जो NA47 आया वो NA47 वाला फॉर्म था जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सबके सामने था। तो अभी जो सोशल मीडिया पे चलने वाली चीजें, उसके ऊपर हमें अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। ठीक है सिन्हा साहिबा, थैंक यू सो मच। अब बिल्कुल ठीक कह रही है, सोशल मीडिया की क्रेडिट क्रेडिबल्स को हमें एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए। बट ऑल दो अगर हम फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म 45, 47 और XYZ की अवेयरनेस अब आम आवाम को भी आ चुकी है, और आम आवाम ने जो अपना अवामी मैंडेट दिया है, अब वो चाहती है कि रिजल्ट भी उसके मुताबिक ही हो। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। से उम्मीद सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने वाले और ये दावा करने वाले अब मखलूत हुकूमत बनाने पर मजबूर हो गए हैं, और जो मखलूत हुकूमत जिनके साथ बनानी है उनकी अपनी शराइत है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उससे वो पीछे हट नहीं रहे। बट ऑल दो ये नंबर गेम जो इलेक्शन से पहले थी वो इलेक्शन के बाद भी वैसी की वैसी ही है। लेकिन पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिस पर सारे अब चहमगोइयाँ भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं। तो अब देखना ये कि इसका जवाब हमें कब तक मिल जाएगा। बट ऑल दो कोशिश करते हैं कि हम ज़रा जो इलेक्शन हुए हैं, प्री इलेक्शन की हमने बहुत बात की, अब ज़रा पोस्ट इलेक्शन फिर रिव्यू भी ले लेते हैं। और रिव्यू के लिए ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। अभी वैसे हमारी बात हो ही रही थी, हम ब्रेक पे थे, वोट कास्ट करने के हवाले से हम काफ़ी बातचीत कर रहे थे। लोगों को हमने बहुत कन्विंस किया कि वोट कास्ट करें, वोट कास्ट करें। सर लोगों ने हमारी बात मान ली, वो वोट कास्ट करने गए हैं, बड़ी तादाद में गए हैं। अगर 2024 के इंतखाबात को आप रिव्यू करें, आपके वन लाइनर वैसे बड़े मशहूर हैं, तो ज़रा कैसे रिव्यू करेंगे एक आधी लाइन में? बस वही है, जिन्होंने इस बार डाला इंशाल्लाह अगली बार नहीं डालेंगे, वो रिव्यू करेंगे, अभी मतलब वक्त ही ज़ाया कीता है।
अच्छा। वन लाइनर अगर लेना है, देखो बात ये होती है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अच्छा। वैसे हमारी पाकिस्तानी जो रियासत और माशरा है वो कॉमन सेंस के बगैर ही चलता है। डेमोक्रेसी जो है ना, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम की बुनियाद है नंबर्स, ना ये इखलाक है, ना ये मजहब है, ना ये तबलीग है। नंबर मतलब है। हम तीन लोग हैं, तो हमने कहा जी नाश्ता किधर करना है, हम में से दो जो कह देंगे वो नाश्ता हो जाएगा, मेजोरिटी। राइट। वो नाश्ता हो हाँ, तो जाएगा। अगर आप सिंपल सी एक चीज है, अगर आप किसी बच्चे को पूछ लें जिसको मैथ आता है कि इस इलेक्शन में विद ऑल दी हिस्ट्री के जिस एक पार्टी के साथ जो है वो सारी हिस्ट्री अलग भी कर दे, तो डेमोक्रेसी की नहीं है। मतलब पाकिस्तान के सदर को असूली तौर पे करना चाहिए, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है वो प्रूव करें या ना करें, वो आपका आइन कहता है कि आप अक्सरियत वाले के पास जाएं कि भाई आप बताएं आप हुकूमत बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। वहां पे वो वीडियो वीडियो खेल डला पे ने कि मैं तो पहले भी, मेरे दिल में एक छोटा सा मलिक नन्ना साहब मुन्ना एक और नवाज चीज। था, मैंने आपको बताया नहीं, अब मैं आपको बताने लगा, अपनी असल पार्टी में वापस आ गया हूँ। अब पता नहीं असल पार्टी कौन से शहर में है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है, मैंने भी पता है। ठीक कहते पे हो जी। मलिक साहब हमीद। एक और चीज, जो आप फरमा रहे हैं कि असल पार्टी कौन सी, लेकिन जो इससे पहले वाली पार्टी है, अब इन सारे आदाद शुमार को अगर हम निकालें तो इंडिपेंडेंट सबसे आगे और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। एक को निकाल के जो जिन्होंने वोट मैंडेट लिया अवाम से इमरान खान के नाम पर और चला गया, प्यारा हो गया नून लीग को। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, बड़ा मुश्किल हो रहा है तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त इन लोगों को बचाना, क्या कोई ऑप्शन कानूनी तौर पर कोई मौजूद है जिसके जरिए वो अपने कैंडिडेट को बचा पाएंगे? देखें, वो इसलिए नहीं बचा पाएंगे, पहले भी ये 95 है आउट ऑफ 265, 95 है, ये सारे के सारे भी पीटीआई की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और ये सारे के सारे अमिताभ बच्चन और रेखा बन जाए कि हम एक दूसरे बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, फिर भी ये जिंदा नहीं रहेंगे, इन्हें को बिजली का बिल ही नहीं दिता जाना। बट 95 में देखिए गेम कितनी खूबसूरत है कि कितनी। तीन जी। डिवाइड हो गए हैं। अब पाकिस्तान ऐसा है कि इसमें नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई दो इकट्ठे जब तक नहीं होंगे आप हुकूमत नहीं बना सकते, बिल्कुल। जो मर्जी आप फार्मूला निकाल लें। सिस्टम ऐसा बन गया है कि उसमें पीटीआई ये बहस अगली है। और दूसरी जो बहस है, आप क्योंकि यंग हो तो मैं हमेशा आपको बड़ी अच्छी अच्छी एडवाइस कर दूं कि हमारे पास तो इसके अलावा करने को है कुछ नहीं। तो वो असल एडवाइस ये कि आप हमारे मुर्शद पाक, मैंने एक नए ढूंढे, उनका नाम है फैसल वाडा। मैं टीवी टूवी नहीं देखता, बस मैं उनको सुन लेता हूँ तो सब पता चल जाता है। तो मुर्शद पाक ने फरमाया है कि मुर्शद पाक ने आज फरमाया कि 30 इसमें से चले जाएंगे नून में, तो बाकी 30 जो है, जो रेखा और अमिताभ बच्चन जिन्होंने जीना बनना साथ है, वो साथ एवं है, किल किल में साथ सिखा जन्मों रहेंगे, का वो असेंबली में साथ है। जूते खाएंगे। तो आप अगर चले जाएं, तो आप अगर सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड में चले जाएं, कोई 10 लाख साफियों ने एक ही बात की थी, 110 120 के करीब नून की सीटें होंगी, और देख लो वो उधर ही जा रहे हैं। 75 में अगर आप वो 30 जमा करेंगे और तकरीरें शुरू हो गई हैं, तो वो 110-15 नून लीग को मिल जाएंगी। अब अच्छा सर वो जी, ठीक कह रहे हैं। फैसल वाडा साहब ने ये भी कहा है कि देखिए मेरा कोई मूड नहीं है ज्वाइन करने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने मुझे अपना बेटा कहा है, और वो सीट बहुत बड़ी है, वो पार्टी की किसी सीट से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अच्छा एक और चीज़, अब आसिफ अली जरदारी की बात हो रही है तो मुफाहमत के बादशाह की हम चूँकि बात कर रहे हैं सर, उन्होंने कुछ शराइत रखी है ना, टर्म्स एंड कंडीशन कि अगर पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग हमारी कोलैबोरेशन चाहती है तो भी हमें वज़ीर आज़म दो, और वज़ीर आज़म बिलावल होगा, जबकि खुद भी वो प्रेसिडेंट बनने के लिए तगोद और कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये कैसे देखते हैं कि ये जो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है कि पहले हमने आपको वज़ारत उज़्मा दी थी, अब हमें वापस करें, आप टाइम आ गया। देखो ना, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों ने आइडियलिज्म बिल्कुल ही खत्म कर दिया। देखिए आप इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ते, दुनिया का वाहिद प्रोफेशन है जो वॉलंटियर है। आप दोनों काम कर रहे हो, आप बड़े खूबसूरत हो, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, मगर आप प्रोफेशनल हो, आप उसके पैसे लेते हो। मैं वकील बनता हूँ, डॉक्टर बनता हूँ, दुनिया भर में अगर नबियों का कोई पेशा बचा है तो वो सिर्फ सियासत है, जिसमें आप सैलरी नहीं लेते। आप ये वादा करते हैं अपने आप से, अपने माशरे से कि मैं वॉलंटियरली रजा कराना तौर पे काम करूंगा और आपकी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। वो ये तो सिर्फ अपने रफड़ा तो नहीं मुकते पे, सीएम किसको होगा, पीएम किसको होगा, मतलब ये सारी पावर स्ट्रगल है। और ये मैच फिक्स था, ये मैच उस दिन फिक्स हो गया था जिस दिन जनरल अपना नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। इन लोगों ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि इमरान खान को हम इस तरह नहीं निपट सकते, हम दोनों इकट्ठे होंगे। मैं बड़ी आपको तरीके से बात समझा दी है। तो ये 4-5 साल पहले इन्होंने एक मनसूबाबंदी कर ली थी कि मामा भैन इकट्ठी हो। तो वो अच्छा, वो भी जिगर भी हमारा अपना है, वो भी गेंद कर दूंगा, विकेट उड़ा दूंगा, लतू उड़ाई जा विकटा, उन्होंने ध्यान लाता नीवे होके उन्होंने 16 महीने पूरे कर लिए। अब वो एक्शन रिपील हो रहा है। अब सवाल $1 मिलियन ये है कि वेयर इज द डार्लिंग? डार्लिंग इज द वोटर, डार्लिंग इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कभी उनके बारे सुना है
कि बिलावल की लड़ाई हो गई है, वो कहता है नहीं नहीं मैं नून में शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि नून कहती है मैं हेल्थ पे बजट नहीं बढ़ाएंगे। मुझे तो खुशी हो कि लड़ाई ये हो रही हो कि मेरी पॉलिसी तो ये है कि मैं स्कूल फ्री कर दूंगा, और नून कहता है कि मेरे पास बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। ना 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 ना, मेरी धी, मेरा पुत्र, मेरा कजन। तो ये दिस इज नॉट ए डेमोक्रेसी, दिस इज ए मलिक साहब, इन दोनों का मिलाप जो आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से तशबीह दी कि रेखा और अमिताभ बच्चन तो नहीं मिले, लेकिन मसला ये कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र मिल गए थे। अब ये हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अगर मिलेंगे तो जो इन्होंने दावे किए थे कि 200 यूनिट 300 यूनिट तो 500 यूनिट फ्री भी मिलेगा आवाम को, एक बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा आवाम का सर? नहीं, फायदा क्या होगा? वो आप देखें ना, हमारा जो देखें, अब बिलावल ने एक महीना हिट किया नवाज शरीफ को, नून को, इसने सॉरी किया, इसने कहा मेरी गलती थी, मुझे रिजाइन कर जाना चाहिए था। तो हमारी जब पॉलिटिकल टॉप के लोग 12-12 घंटे से देखें कि हमने वोट लेने हैं तो यहाँ पे ये बात करनी है, मैं देखूं पब्लिक टीवी की ये पॉलिसी है, वहां पे ये बात कर लूं, 5 मिनट बाद मैं बदल जाता हूँ। तो यार आप लोगों ने लॉ मेकिंग करनी है, आप पाकिस्तान का फेस है, आपने डायरेक्शन देनी है। आप बिलावल का करेक्टर देखे ना, पूरा महीना नवाज शरीफ और नून लीग को हिट करता रहा कि यार ये सियासत में गंद डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे। जूं ही रिजल्ट आया तो पहला काम क्या हुआ है, प्यो पुत्र अपना टांगा करा के लोर आ गए, सीधा रक्षा कराया, मॉडर्न टाउन चले गए। व्हाट इज दिस? मतलब यू बी टॉकिंग समथिंग फॉर अ मंथ। तो हमारा लोगों का तो लोग इसीलिए बादल हो गए ना, लोगों को किसी चीज की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना वो मीडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी, ना आपकी स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी रहेगी। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन पाकिस्तान में मायूसी ज्यादा फैला गई है। अच्छा सर, हम चूँकि बात कर रहे थे इंतखाबात की, तो हमने पोस्ट इलेक्शन की हम इतनी मतलब जितनी भी हम कैलकुलेशन कर लें, आपकी और मेरी कैलकुलेशन एक तरफ, आपने वही कहा कि मैच फिक्स था, लेकिन सर मैच फिक्स होने पे अवामी मैंडेट की हम बात करते हैं, वो सामने आना था अवाम के वोट से, अवाम ने वोट कास्ट कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट वही आना है जो कि फिक्स्ड है। तो अवाम सर देखिए, पूरी दुनिया बात कर रही है, इंडिया से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अगर आपने सीखना है तो आप पाकिस्तानी वोटर से सीखें। सर बाइडन को कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट मत करें इनके इंतखाबात। तो सर दुनिया को जो पैगाम जा रहा है हमारे इंतखाबात से, हमने जो जमहूरियत का पैगाम देना था वो तो गया नहीं। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि ये तो सर होता रहा है, होता रहेगा, कौन खत्म करेगा इसे? मेरा दुनिया हैज अंडरस्टूड पाकिस्तान मोर देन अस। मतलब मेरा नहीं ख्याल, मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लेता हूँ, चला जाता हूँ। इस निज़ाम से तकरीबन सबकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये कंट्रोल्ड निज़ाम है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल हुकूमत है। बल्कि हम लोग सोए हुए भी हमें पता होता है मीडिया में कि हम कंट्रोल में हैं। क्यों मैं झूठ बोले दसो? तो हम सारा सिस्टम जो है ना, वो सारा सिस्टम ही इस तरह का है। या हर बंदा सब कॉन्शियसली ना किसी से डरा बैठा कि मेरे पीछे भान वेख रहे ने, पता नहीं कुछ हो जाएगा। तो वो इस तरह का हमने कल्चर बना दिया। वो पॉलिटिकली भी ऐसा है। देखें, पॉलिटिकल कल्चर की ब्यूटी ये होती है कि आप में करेक्टर नजर आए। अगर बिलावल ने कहा कि इट वाज माय मिस्टेक कि मैं 16 महीने उनका हिस्सा रहा, तो देयर शुड बी ए करेक्टर। अब उसका बाप इज ऑन रिकॉर्ड कि वो कह रहा है जरदारी के बच्चा है, समझ नहीं रहा, मैं इसको समझा दूंगा। मतलब यार ये कोई फैमिली अफेयर तो नहीं ना है। मतलब असी को मामे पढ़े हुए तो नहीं ना है। वी आर नेशन यार, वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑन दी अर्थ। तो आप अपनी फैमिली डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा है, समझ जाएगा, अभी बेवकूफ़ है, अपना लेवल प्ले फील्ड की बातें करता है, जमहूरी की बातें करता है, बेवकूफ़, मैं इसका इंशाल्लाह इलाज कराऊंगा। तो इस तरह तो उधर है मसला। और सर लास्टली ये बता दें, आप यही कह रहे हैं कि देखिए आता कुछ नहीं है लेकिन मैदान में आ जाते हैं। अगर एक बार फिर से हम बात करें वज़ीर आला पंजाब की, नून लीग की तरफ से, तो फिर एक लेबॉर्ट्री है ना जहाँ पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इर्द गिर्द एक ही सर्कल के और एक ही फैमिली की चीज़ें और इक़्तिदार घूमता फिरता रहता है। नहीं, लेबॉर्ट्री कैसे है? बार बार इट्स ए रेपिटेशन, समथिंग इज अगेन एंड अगेन। आप दोनों के पैदा होने से 1000 साल पहले की बात है। 1970 में जब इलेक्शन हुए थे तो 160 थे अवामी लीग के वोट, 81 थे जुल्फकार अली भुट्टो के वोट। पाकिस्तान का वजीर बना जिसके 81 वोट्स थे। मैं 1970 की पहली पाकिस्तान की तारीख में जो इलेक्शन हुए हैं, 1 मैन 1 वोट, उसका रिजल्ट बता रहा हूँ। 160 वाले को आज तक, 1970 है, आज 2024 आ गया, अभी तक हमने असेंबली कॉल ही नहीं की। अभी तक असेंबली कॉल ही नहीं की क्योंकि उसके पास 160 वोट थे। तो हमारी तो हिस्ट्री ऐसी है। हमारे यहाँ वो क्रेडिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं आई कि इलेक्शन होंगे और वोट फैसला करेगा। ठीक है ताहिर मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक जी। बुरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातें जो है वो इकट्ठी दोबारा हो रही हैं और हुकूमत बनाने के हवाले से भी कोशिशें तेज हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें सुहा तो इंडिपेंडेंट पे बहुत ज्यादा गहरी नजर है। आसिफ अली जरदारी साहब खुद मैदान में उतरे हैं। दीगर जमातों की बात की जाए तो वो भी एक्टिव हमें नजर आती हैं। अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो ऑप्शन उनके पास क्या है, अपने जो कैंडिडेट हैं उनको बचाने के हवाले से उनके पास क्या हिकमत अमली है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? जी थैंक यू सर बताइएगा कि जो सूरत हाल है, खासकर हम बात करें आजाद उम्मीदवार के हवाले से, कल हमने देखा कि आप लोगों ने जमशेद चीमा को टिकट नहीं दी, जिसको टिकट दी तो वो नून लीग को प्यारा हो गया। क्या आपको लगता है कि अब आपके सफों में मजीद ऐसे लोग, जिस तरह फैसल वाडा साहब दावा कर रहे हैं कि मजीद 30 जाएंगे नून लीग, 30 जाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ, तो क्या इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? देखें, जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो हमारे साथ कार्रवाइयाँ हुई कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे लिया गया, तो उसका एक फॉल आउट यही था कि अगर हमारे उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हुए हैं उनका डिफेक्शन क्लॉज उन पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरली पार्टी के टिकट से इलेक्ट नहीं हुए। तो ये हमें हमेशा से ये खदशा और खतरा हमारे सर पे मंडला रहा था कि इस तरह के लोग जो बेज़मीर किस्म के बीच में घुसकर इलेक्शन जीत जाएंगे, वो शायद इस तरह की कोई हरकत करें। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल जाहिर है कि बाज लोग, ये शख्स जो है इसने कुरान पे हल्फ उठा के कहा था कि मैं पीटीआई का वफादार रहूंगा, लेकिन बस अब क्या करें, बेज़मीरी तो एक ऐसी बीमारी है जो हर माशरे में मौजूद है। लेकिन बहर सूरत हमें यकीन है कि इस तरह का जो है स्लिपेज जो है ये बहुत कम होगी। फैसल वाडा की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, एक आध बंदा हर जगह घुस जाता है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमारे लोग हमारे साथ हैं। अच्छा बैरिस्टर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको बड़ा यकीन है इस चीज़ का, लेकिन आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था कि ये होगा, और ये एक्सपेक्ट हम भी कर रहे थे, क्योंकि इंतखाबात है, अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है हर जगह। लेकिन ये जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, इनकी तादाद चूँकि आप जानते हैं कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा है, 93 से काउंटिंग अब गिरना शुरू हो गई है। तो आप क्या समझते हैं, ये बड़ा चैलेंज है कि पहले भी आपको पता था कि इनको सबको इकट्ठे करना और एक साथ लेके चलना एक चैलेंज होगा, तो इसके लिए क्या हिकमत अमली, क्या खाका तैयार किया गया है पीटीआई की जानिब से? देखें, पहली बात तो ये है कि पीटीआई के कई उम्मीदवार जो इलेक्शन जीत चुके थे, रिजल्ट्स फॉर्म 45 की शक्ल में उनके पास मौजूद थे, जिनमें उन्होंने सबसे ज्यादा वोट उन हलकों में लिए थे, लेकिन उसके बावजूद जब फॉर्म 47 जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उस फॉर्म 47 में उनको हारा हुआ दिखाया गया। अब हम इस वक्त तो लीगल चैलेंजेस के एक सिलसिले से गुजर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हमारे लोग कल गए थे, फिर आज हाई कोर्ट्स लाहौर में, पेशावर में, मुख्तलिफ जगहों में केसेस हैं। तो मैं ये पहला स्टेप तो हमारा ये कि हम इन जो हमारी हारी हुई सीटें हैं, जो कि हम बेसिकली जीत चुके हैं, उनको हम वापस करवाएं। इसमें शायद आज का दिन तो इसी में मसरूफ गुजरेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो असेंबली में जब एक बार हमें अपनी तादाद का मुकम्मल अंदाजा हो जाए, तो फिर हम इस सिलसिले में स्टेप्स लेंगे। हमारी कुछ हिकमत अमलियां हैं, हमने बनाई हैं लोगों को काबू में रखने के लिए और अपने उम्मीदवारों को इंटैक्ट रखने के लिए। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, 170 के आदाद शुमार उन्होंने बताएं कि ये चीजें हमारे पास, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें वेबसाइट्स पे नजर आ रही हैं। लेकिन सर उसके लिए भी अगर आप आते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो आपको किसी न किसी पार्टी को जो है अपने साथ में लाना हो इत्तेहाद के लिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप रखेंगे? MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है। पार्टी के अंदर जो इस वक्त प्रिवेलिंग सोच है वो तो यही है कि हम मरकज में शायद अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की वो बिल्कुल है, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो यकीनन हैं। हम किसी पार्टी को साथ मिलाकर हुकूमत भी बना सकते हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर राय है वो ये है कि आप अपोजिशन में बैठे, क्योंकि इनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसके साथ हम नजरियाती तौर पर एक इत्तेहाद कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके नजरिए के खिलाफ लड़े हैं और हमें अवाम ने वोट भी इस बुनियाद पर दिया है कि
ये दीगर पार्टियों को वो रिजेक्ट कर चुके हैं। तो सिर्फ इक्तिदार बराए इक्तिदार या कुर्सी पे बैठना हमारा मुतमईन नजर नहीं है। हम पाकिस्तान में जो तब्दीलियां लाना चाहते हैं उसके लिए हम नहीं समझते कि किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना और खासतौर पर इन पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना जो पाकिस्तान की मौजूदा मिनिस्टर सैफ साहब, एक चीज जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे सर कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपके लिए रिजर्व सीट्स का है। खवातीन की बात की जाए, माइनॉरिटी की बात की जाए, इस जाहिर बात है कि आपको एक छतरी तो चाहिए अपने तमाम तर सीट्स को बचाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने रखा है? एक तरफ तो ये खबरें भी आ रही हैं कि MWM के साथ भी कुछ मामला हो सकते हैं। देखें, रिजर्व सीट का मसला थोड़ा सा टेक्निकल भी है और उसमें एक कानूनी इश्यूज हैं। वो ये हैं कि उसमें आप सिर्फ किसी ऐसी पार्टी के साथ मिलकर रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसने पहले से रिजर्व सीट के लिए अप्लाई किया हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब वो पार्टी कौन सी हो सकती है और फिर हमारे साथ नजरियाती उसकी हम आहंगी हो सकती है या नहीं। सर, ये पिक्चर भी ठीक है काफी सर, बहुत जल्दी शुक्रिया जल्दी आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो और जिस सब्जेक्ट पर हमीद हमने आज बात करनी है, इस सब्जेक्ट के बारे में पहले बहुत बात नहीं की जाती थी, लेकिन अगर पिछले कुछ साल हम देखें तो ना सिर्फ अवेयरनेस की वजह से बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अब इस पर काम भी बहुत किया जा रहा है। मिर्गी का जो मर्ज़ है, एपिलेप्सी की हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस दिमागी मर्ज़ के अलावा बहुत सारे सुपरस्टिशियस लोग ऐसे हैं जो कि इसको तोहमात में भी कंसीडर करते हैं। बहुत सारी दूसरी चीज़ों से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो पब्लिक है, उन्हें अवेयर किया जाए कि दिमागी मर्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज भी अद्वियात समेत आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों से किया जा सकता है जिसकी प्रैक्टिस आप घर पर भी कर सकते हैं और डॉक्टर भी उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसे रिलेट कर देना दकियानूसी बातों से, तोहमात से, यकीनी तौर पर ये एक आपकी दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुनिया जो हम जहाँ रहते हैं, जिन इलाकों में रहते हैं, जहाँ जहाँ हम देखते हैं, तो हम इलाज के बजाय कोशिश करते हैं कि कोई पीर फकीर कोई इसका इलाज जो है बड़े आसान तरीके से निकाल भी लेगा और निकालने की वो भरपूर कोशिश करता है। लेकिन उसमें मरीज जो है वो ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती, ज़्यादा बिगाड़ जो है पैदा हो जाता है। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं, बल्कि मेरे साथ एक कुलीग था, उनको ये मर्ज थी और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता था और यकीनन उनकी आंखें जो हैं वो सब कुछ, उनका पूरा चेहरा पूरा बदल जाता था, जुबान वो दांतों में दबा लेते थे। तो इस किस्म की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? फिर ट्रीटमेंट बेहतरीन जरिया है, हालांकि जो है वो मुख्तलिफ पीर फकीरों के पास जाते हैं और उसका नुकसान उल्टा होता है। हमने इस सारी चीज़ों को अलग तरीके से लिया है जिसका कहीं ना कहीं बहुत सारे मरीजों को नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक। इस मर्ज़ को डायग्नोस करने के बाद इलाज मुआलजे की तरफ जब आप जाते हैं तो कौन सी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? हमने घर में बहुत सारे ऐसे टोटके भी इस मर्ज़ के लिए कर गए हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये मर्ज़ बढ़ता है और मसला ज़्यादा ख़राब होता है। बर वक्त इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए? ये और इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं उनका जवाब हम आज लेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर इनविटेशन। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सर कहिएगा कि आज चूँकि हम हर फरवरी के सेकंड मंडे को ये मिर्गी का आलमी दिन जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है और चूँकि पाकिस्तान में इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 24 लाख लोग जो हैं वो, अगर हम सालाना कमो पेश हम अभी बात कर रहे हैं, हम अभी एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे, तो ये मरज़ जिन लोगों को लाक है उनकी तादाद ये है, हमारे पास फिगर ये आता है। तो सर क्या समझते हैं आप कि किस तरह से इसको एड्रेस करना चाहिए? जी देखें, एक तो ये है कि जो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन सेकंड मंडे ऑफ फरवरी एवरी ईयर, इसका मेन मकसद यही है कि जो एपिलेप्सी या मिर्गी की जो पेशेंट हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके केयर गिवर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जनरल पब्लिक है, उनके साथ ये यकजहती मनाने का दिन है। इस दिन का मकसद ये है कि एपिलेप्सी के बारे में एक अवेयरनेस जनरल पब्लिक में पैदा की जाए, इसकी कॉजेज़ के बारे में बताया जाए, ये बताया जाए कि ये जिन्नात से या जादू से नहीं होती बल्कि इसका एक साइंसी इलाज मौजूद है।
जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ जो हैं वो साल दवाइयाँ लेते रहते हैं और उनका इलाज जो है वो कंट्रोल में रहता है। बिल्कुल सो इसी तरह से एपिलेप्सी जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसका जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग ट्रीटमेंट है, लेकिन ये बिल्कुल काबिल इलाज है। और एपिलेप्सी का जब शक भी हो तो फ़ौरन जो है वो किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, विच मीन्स न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन या फिजिशियन आपके पास जो हो। अगर कोई डॉक्टर शक हो- खालिद, एक चीज हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो छोटी उम्र में हम उनको इस तकलीफ में मुब्तला देखते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ठीक होते हैं और अचानक इस मर्द में मुब्तला हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहात होती हैं? क्या जो है फैमिली से कुछ रिलेटेड जीन्स में चीज़ें होती हैं या कहीं ना कोई ऐसी चीज़ें जिसकी बुनियाद पर इस मर्ज में वो मुब्तला हो जाता है? देखिए, ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनमें कोई वजह नहीं मिलती, इट इज़ विदाउट एनी कॉज। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से या स्ट्रोक की वजह से या हेड इंजरी की वजह से या ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से ये मर्ज़ लाहक हो सकता है, लेकिन लकीली जो है वो बहुत कम, ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, मेन बल्क ऑफ द पेशेंट्स जो हैं उनमें इमेजिंग भी नॉर्मल होती है, उनमें कॉज भी कोई नहीं होती। और ये मर्ज़ जो है वो मारूसी नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि अगर बाप को है तो बेटे का हो जाएगा। जीन्स की वजह से ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होती हैं बट दे आर वेरी रेयर। उन डिजीज़ में देयर आर मोर चांसेस ऑफ एपिलेप्सी। ये ज़रूर होता कि आपके अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं तो आप में एपिलेप्सी का रिस्क 5 टाइम्स ज़्यादा है एज़ ठीक है। कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाप को हो गया तो फिर बेटे को भी होगा और आगे उनके बच्चों को भी होगा। इट्स नॉट ट्रांसमिटेड दिस वे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, हम ना बहुत कंफ्यूज भी करते हैं चीज़ों को। अगर हम मिर्गी के दौरे की बात करें तो मेडिकल साइंस इस हवाले से क्या कहती है कि एग्जैक्टली उस मोमेंट पे जब आपको ये अटैक आता है क्या होता है, और प्लस इसको भी साथ ही ज़रा कोशिश कीजिएगा एलेबोरेट करने की कि उस वक्त इमीडिएटली व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। हम तो यहाँ देखते हैं लोग जुराबे सुंघाना शुरू कर देते हैं, कोई हाथ पांव पकड़ लेता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो कहा जाता है कि करेंगे तो फ़ौरन दौरा कंट्रोल हो जाएगा। मेडिकल साइंस क्या कहती है? देखिए, ऐसा है कि जो 60% एपिलेप्सी होती है ना वो कन्वल्सिव एपिलेप्सी होती है। इट मीन्स कि शेकिंग या झटके लगते हैं जिसको आम आदमी भी कह सकता है कि जी ये एपिलेप्सी है। ठीक है। अच्छा, वो पूरे जिस्म की भी हो सकती है, वो एक साइड की भी हो सकती है। जो पूरे जिस्म की है वो कम कॉमन है, एक साइड की जिसमें मरीज़ होश में रहता है वो ज़्यादा कॉमन है। अगर तो मरीज़ होश में है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है। मेनली ये चीज़ होनी चाहिए कि मरीज़ को आग के पास नहीं होना चाहिए, किसी मशीनरी के पास नहीं होना चाहिए, पानी के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो घर में बैठा हुआ है और एक जनरलाइज फिट्स पड़ गया, वो बेहोश हो गया है, तो आपने किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं उसको करना, उसको ठीक साइड है। दिलवा दें। और जो अटैक जो अच्छा। है वो यूजुअली थोड़ी देर के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है? मैक्सिमम कितनी देर सर? डॉक्टर साहब एक और चीज, अगर हम देखें ज्यादातर जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश क्या करते हैं कि अगर दौरा, आम दौरा भी पड़ता है तो उसको भी ऐसे गिनवा देते हैं कि भई भी मिर्गी का मसला हो सकता है। और फिर एक और कोशिश जो हमारे यहाँ होती है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो पूरी बॉडी जिस तरह वो शेवरिंग होती है, जिस तरह जुबान, वो जो मरीज है वो जुबान काटता है, अपने दांतों में चबाता है और जो झागे निकलती हैं, चेहरा पूरा बदल जाता है, आंखें बदल जाती हैं, तो फिर सोचते हैं कि कोई भूत प्रेत या कोई बड़ी आत्मा जो है वो घुस गई है, और फिर मौलवी साहब को भगाने के लिए हम जाते हैं कि भाई सब कुछ इलाज करो। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या करना चाहिए, और क्या आम दौरों को भी हम मिर्गी के साथ जोड़ सकते हैं? जी, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि मिर्गी की तरह लगती हैं लेकिन वो मिर्गी नहीं होते, जैसे फेंटिंग अटैक्स हो सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, तो इसलिए ये है कि जब इस किस्म का कोई हो जाए तो उसको छुपाने की बजाय आप किसी तजर्बाकार डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाएं, और वो मे बी आप समझ रहे हो कोई इसको एपिलेप्सी है और आप उसको छुपा रहे हो, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट मे नॉट बी एपिलेप्सी। तो जैसा कि मैंने पहले Yes, कहा it है can कि अगर जनरलाइज फिट्स पड़ जाएं तो आपको बस ये है कि अगर मरीज़ के मुंह के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है या कोई ऐसी चीज़ है उसको आप रिमूव कर दें। अदरवाइज़ आपने कुछ नहीं करना, और थोड़ी देर के बाद ही जो है ये दौरा जो है वो पैनिक ज़रूर क्रिएट करता है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये अपने आप ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद, लेकिन मरीज़ फ़ौरन जो है वो ठीक नहीं होता इस दौरे के बाद। उसको बोलते हैं पोस्टिक्टल स्टेज। ये 5 से 10 मिनट तक रह सकती है, जिसमें पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, पेशेंट स्लाइटली ड्राउजी हो सकता है, पेशाब निकल सकता है। लेकिन जब मरीज़ होश में आता है तो फिर एक और फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है जिसमें हेडेक्स होती हैं।
तो आफ्टर इफेक्ट्स इसको कहा जा जी, सकता है। आफ्टर इफेक्ट्स जो है लास्टली वो- ये बताएं कि अगर हम दवाई लेते हैं और दवाई लेने के बाद प्रॉपर इलाज मुआवजे के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो जाती है? मतलब फिर अगर दिन की बात करें, महीने की बात करें, हफ्ते की बात करें, कितने दौरे पड़ते हैं और बेहतरी आप किस चीज़ों से महसूस कर सकते हैं? जी देखें, जो बेहतरी को गेज करने का तरीका ये है कि आपके फिट्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी रिड्यूस्ड। आप देखें एपिलेप्सी तो रोज़ाना 10-10 अटैक्स भी होते हैं, ठीक है, 20-20 अटैक्स भी होते हैं। कुछ ऐसी एपिलेप्सी होती है जो हर वक्त अटैक्स रहते हैं, एपिलेप्सी पार्शियालिस कंटिन्यूअस उसको बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर महीने में एक होता है, किसी को साल में एक होता है। तो आप मेडिसिन लेते हैं तो उससे आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फिट्स है उसका अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितने कम हो रहे हैं। तो आपका एम ये होना चाहिए कि अगर आप दवाई लेने से आपको 3 से 4 साल तक एक भी दौरा ना पड़े तो फिर आप समझते हैं कि आपकी एपिलेप्सी कंट्रोल्ड है एंड यू कैन और आप बेहतरी देन की जानिब थिंक जा रहे ऑफ स्टॉपिंग द मेडिकेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आप आज चूँकि आलमी दिन मनाया जा रहा है एपिलेप्सी का, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? जी, मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि एपिलेप्सी एक काबिले इलाज मर्ज़ है। बिल्कुल ठीक। इस मर्ज़ का मुकाबला करना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। ये सबसे ये बड़ी बात मर्ज़ है। जो है वो किसी जादू से, जन्नात से या तोहमात से नहीं होता, बिल्कुल ठीक। बल्कि ये एक डिज़ीज़ है जैसे कि बाकी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे शुगर है, जैसे बाकी बीमारियां हैं। ज़्यादातर मरीज़ जो हैं उनमें इसकी वजह का नहीं पता चलता। यूजुअली ये मारूसी नहीं होती। अगर बाप को है तो बेटे को रिस्क नहीं है, आल्दो अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं तो उसमें थोड़ा सा, जैसे आम पब्लिक में 1% रिस्क है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन को एपिलेप्सी है। 24 करोड़ में 24 लाख पाकिस्तानियों को एपिलेप्सी है। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या कजन्स या बहन या भाई को, तो आप में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, थोड़ी सी लेकिन ratio है। फॉर श्योर ये नहीं है। ऑलरेडी और अगर मेडिसिन लेनी चाहिए, और अगर 3 से 4 साल तक मेडिसिन लेने के बावजूद मेडिसिन लेने के साथ आराम आ जाए तो फिर डॉक्टर से मशवरा के बाद दवाइयाँ छोड़ी जा सकती हैं। अगर आराम नहीं आता तो फिर दवाइयों की मिकदार को बढ़ाना चाहिए। कुछ कंडीशंस में हम पेशेंट के ब्रेन स्कैन करवाते हैं, क्योंकि समटाइम्स ट्यूमर, स्ट्रोक या कुछ ऐसी कंजेनिटल कंडीशंस या बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज बजरिया सर्जरी भी मुमकिन है। और लेकिन दवाइयों के बाद एक स्टेज सर्जरी की है। सर्जरी में अगर दिमाग के अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी है तो उसको एक्सीजन हो सकती है। फिर वेगल नर्व स्टिमुलेटर, आजकल हम एक नई टेक्निक आई है जो कि हम कर रहे हैं, जिस पे आप एक बैटरी डालते हैं और लेफ़्ट वेगस नर्व को जो है वो एक कॉइल लगाते हैं और ठीक। इम्पल्सेस जाती हैं, जिससे फिट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। और सर यही बात जो है वो मैं कंक्लूड करना भी चाह रही थी। जैसे आपका पैगाम बहुत ज़बरदस्त है कि आर और शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए अगर आप इस मसले को या इस मर्ज़ को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा, मेडिकल साइंस बहुत ऊपर जा चुकी है, तो जितनी आप इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ना सिर्फ आप मुस्तफ़ीद होंगे बल्कि आपके राइट लेफ्ट जो लोग हैं उनको भी इस हवाले से अवेयरनेस ज़रूर मिल सकेगी। तो कोशिश करें, बात भी करें, और बात इस तरह से करें कि आपका पैगाम दूर तक जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, अब आज प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मैंने अपने और आपके बारे में बात करनी है, और मज़े की बात ये कि वो बात मैं और आप अपने बारे में नहीं करेंगे, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी कहानी सिमिलर होती है उनके साथ। अगर आप बात करें इस प्रोफेशन की, तो यहाँ पर मौजूद हर जर्नलिस्ट की कहानी बिल्कुल सेम होती है। वो इसलिए क्योंकि आप बड़ा ग्लैमराइज्ड एक स्क्रीन देख रहे होते हैं। आप किसी को मॉर्निंग शो करता हुआ देखें, करंट अफेयर का प्रोग्राम करता हुआ देखें, आपको लगता है अच्छा बड़ा खूबसूरत सी लग रही है, तैयार होकर बैठी हुई है और अच्छा बोल रही हैं, 2-3 सहाफ़ी राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं, एनालिस्ट राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त ना एक हम फैंटेसाइज करते हैं अगर आम पब्लिक की बात करें। लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रगल होती है, उसके पीछे एक सक्सेस स्टोरी होती है। तो वही सक्सेस स्टोरी जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे सहाफ़ी और जर्नलिस्ट जो है उनकी सेम होती है। तो आज वही स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जो कि आप यू हैव सीन हर ऑन सो मेनी स्क्रीन्स, बीइंग अ मॉर्निंग शो, करंट अफेयर शो, और उसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल अभी करंट सिचुएशन की, तो नाउ शी इज़ द फैमिली ऑफ पब्लिक फैमिली, उसका हिस्सा है, उसका मेंबर है। आपने देखा इनको थ्रू आउट इलेक्शन ट्रांसमिशन में, चूँकि इस्लामाबाद होती हैं लेकिन लाहौर आई हैं, तो मैंने सोचा कि भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, उनको ऑन सेट बुलाते हैं और उनसे ज़रा चिट चैट करते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, उन्हीं की ज़बानी। तो आपका तारुफ कराएंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस्ड एंकर सलमा कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं।
ऑन सेट स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं सोहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आपने इतने अच्छे अल्फाज मेरे बारे में कहे, आई लव इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। जैसे हम बात कर रहे थे Likewise. कि इलेक्शन ट्रांसमिशन की वजह से हम सब एक सेट पे मौजूद थे और हमारा इंटरेक्शन चूंकि बहुत कम होता है, लेकिन हमने जो बातें की मैं चाहती हूँ कि वो पब्लिक भी उसको ज़रूर आप उससे शेयर करें कि आपकी अगर बात की जाए, आपके करियर की अगर बात की जाए, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, पब्लिक वांट टू नो। ये बहुत अच्छा सवाल है सोहा। लोगों को लगता है कि मैं पैराशूटर हूँ, मैं पहले दिन आई और इस कुर्सी पे बैठ गई, ऐसा नहीं है। मेरी स्ट्रगल कुछ लोगों से ज़रा मुख्तलिफ होगी, हो सकता है बहुत से लोग मेरी तरह बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करके ऊपर आए हों। मैंने स्टार्ट किया था इसी तरह 2013 के लिए एक इदारे का इलेक्शन सेल बना था, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और वो मेरे करियर का पहला इलेक्शन था 2013 का। और उसके बाद मैं वहाँ पे इलेक्शन सेल में रिसर्चर थी, फिर मैं एक प्रोग्राम के साथ एसोसिएट प्रोड्यूसर थी, फिर उसके बाद मैं हेडलाइन प्रोड्यूसर, फुटेज प्रोड्यूसर, ऑफ कैमरा जितने काम होते हैं मैंने सब काम किए। यस, और कोई 3-4 साल गुजरने के बाद मुझे एक इदारे ने अपनी स्क्रीन खुद ऑफर की, क्योंकि मैं इस दौरान वॉइस ओवर्स वगैरह करती थी। दे सेड कि आपका वॉइस ओवर भी अच्छा है, उर्दू भी साफ है और शक्ल भी ठीक ठाक है, तो अच्छा, आप जरा मैं सोहा इस सवाल पे आना चाहूंगा। मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो जहां मैं जब भी जाता था तो एक लड़की, क्योंकि मैं सलमा को नहीं जानता था, अच्छा। मैंने उनसे पूछा एक जनाब से कि ये इनकी वॉइस ओवर बड़ी बड़ी जबरदस्त है और ये इनकी उर्दू बड़ी अच्छी, इनको ज्यादा वीडियो दिया करें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसको रिकमेंड करेंगे। बाकी लड़कियां भी थी लेकिन मैंने इनका नाम दिया। थैंक यू सो मच हरमीत, थैंक यू फॉर मुझे दैट। बहुत, हाँ। तो मैं सलमा आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो वॉइस ओवर के हवाले से आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इतनी जबरदस्त किस्म की आपकी आवाज, फिर वॉइस ओवर आपकी बड़े मजे की होती, तो इसके लिए क्या कोई प्रैक्टिस किया करती थी? हरमीत, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया। आपने मुझे आम बातचीत में सुना होगा, बड़ी पतली सी आवाज है मेरी, थोड़ी बचकाना सी, और ये बहुत ही ज्यादा इमेच्योर थी माजी में। उसके बाद जब मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया तो मुझे बताया गया कि आपने पेट से आवाज निकाली है। मुझे ये नहीं पता था ये पेट से और गले से आवाज कैसे निकलती है, मैदे से कैसे निकलती है। तो शुरू में मेरा गला खराब रहता था और मैं कई दिन तक बोल नहीं पाती थी, गर्म पानी पास रखती थी, खांसी आती थी बहुत ज्यादा, सो इट वाज डिफिकल्ट। लेकिन मैंने वो सफ़र तय किया, मैंने एकदम से आके मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठी, और वो जो मेरा बैकग्राउंड का एक सफ़र था उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ऑन स्क्रीन बहुत से वाक़यात ऐसे याद थे कि उनकी स्टोरीज मैंने अपने हाथों से बनाई थी, बहुत कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। तो ये चीज़ें आपके लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। फिर जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा वो था प्राइवेट मीडिया के बाद जब मैं स्टेट चैनल में गई, वहाँ मैंने न्यूज़ भी की, मॉर्निंग शो भी किया। सो प्राइवेट मीडिया में बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको एग्जम्पशन होती है कि आप छोटी मोटी गलती कर दें, किसी मिनिस्टर के नाम में ऊपर नीचे हो गया। स्टेट चैनल में आपके पास ये मार्जिन नहीं है, वहाँ आपको हर नाम ठीक बोलना है, हर लफ्ज़ ठीक बोलना है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको ज़्यादा याद होगा सीखा। सलमा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन रिसेंटली हमने भी तो देखा ना कि स्टेट चैनल की 2-3 ऐसी गलतियां थी जो कि सर्कुलेट कर रही बहुत थी ज्यादा सोशल मीडिया पे, बट स्टेट मीडिया को माफी नहीं है। माफी नहीं है। अच्छा, एक एंकर अगर आपका होस्ट हो ना तो वो एंकर ही होता है, तो ये हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन और सलमा ये बताएं कि आजकल चूंकि हम जिस एरा में है, 21st सेंचुरी है, सोशल मीडिया देखिए आप कितना एक्सपैंड कर चुका है। हमने जब शुरू किया था इतना ज्यादा बूस्ट नहीं था, अब एंकर्स भी बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। तो आप क्या समझते हो जो स्ट्रगल आपने की है वो उसके बाद ही आपको ये मकाम मिलता है जहाँ पर आप आज हो, या आज बहुत सारे लोगों को क्विक ओवरनाइट भी मिल जाता है, समटाइम लक काम करती है? हाँ, ओवरनाइट भी होता है, लक काम करती है, लेकिन देखिए स्क्रीन ऐसी चीज़ है कि आपको फौरन से पहले एक्सपोज कर देगी। अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते, अगर आपका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, अगर आपके सामने एक हादसा हो गया, आपके पास 5 जुमलों के बाद अल्फाज खत्म हो गए, आप अल्फाज बदल के एक सिचुएशन को कैरी नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसा होता है आपके पास एक टिकर आता है और उस पर आपको घंटों ट्रांसमिशन करना पड़ती है। तो ये आर्ट आपके पास तभी आ सकता है, बीइंग न्यूज एंकर भी, और सम टाइम बीइंग प्रोग्राम एंकर भी ऐसे होता है कि आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एक टिकर आ गया, वो कोई ऐसी सिचुएशन है जो भी आपकी जद्दोजहद अगर बात की जाए, आज अगर आप स्क्रीन पर पहुंची हैं तो बड़े मुश्किल से आप इस लेवल तक पहुंची है। लेकिन आपसे जानना चाहिए, बहुत सारे नौजवान लड़के जो हैं वो आप लोगों को देखते हैं, खासकर खवातीन पर ज्यादा नजरें होती है, लड़कियों की भी इसलिए होती है कि बड़ी अच्छी ड्रेसिंग है, बहुत अच्छा बोल रही है, हम कैसे बोलेंगे, बाल बड़े खूबसूरत बनाए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो नौजवान आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए वो कहते हैं कि हमसे बातें नहीं होती, बातें आप लोग कैसे करते हैं? तो उनके लिए थोड़ा सा बातें कहाँ से आ जाती हैं? अच्छा हरमीत, मैं एक लोगों को सुनता रहता हूँ।
एक ट्रेनिंग सेशन का भी मैं हरमीत हिस्सा रही हूँ, जिसमें हम लोगों को सिखाया करते थे कि आपने कैसे बोलना है। अगर आप वीलॉगर बनना चाहते हैं तो आपका किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो किस तरह से करनी है। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स एक चीज़ नहीं समझते कि हर बंदा हर काम के लिए नहीं बना। exactly. मुझे गाना बहुत पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छा गा सकूं, मैं बहुत बेसुरी हूँ शदीद किस्म की। तो जो न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, उनका तलफ़ुज़, उनका लहजा, उनकी उर्दू की वोकैबुलरी, उनकी प्रोनाउंसिएशन, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और अगर इसमें लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो यूट्यूबर तो बन सकते हैं। वैसे मैं सोशल मीडिया को भी देख के कहती हूँ कि आजकल हर बंदा एक जर्नलिस्ट है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है और वो कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है। और सलमा, मैं बल्कि इसको वन मैन आर्मी कहती हूँ कि आप देखिए, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही पहले व्यूअर है, खुद ही आपने एडिट किया, खुद ही अपलोड किया, आप सब कुछ बड़ा अच्छा पैरेलल साथ लेके चल रहे हो। बिल्कुल। बट ऑल दो सलमा, अगर आप एंकर ना होती, एक टिपिकल सवाल, तो आप क्या होती? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने सोहा कभी इसलिए नहीं सोचा कि मैं एंकर ना होती तो क्या होती, क्योंकि मुझे लगता है अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है और आपकी मंजिलें आसान होती जाती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एंकर बनूंगी, ये मेरा ख्वाब नहीं था। यस, मैं एक्सीडेंटल एंकर हूँ कि मैंने बताया ना, मैं तो प्रोडक्शन टीम में थी, मुझे तो ऑफर की गई स्क्रीन कि आप आए और खबरें पढ़े। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, तो मैंने स्क्रीन टेस्ट पास किया। मतलब और आपको उसके देख के बाद ज़ैनब किसी टाइम छलांग लगा सकती है एंकर की सीट पे। हमारी प्रोड्यूसर की बात हो रही है, हमारी प्रोड्यूसर साहिबा की बात हो रही है। ऑल दो सलमा, ये बताएं, ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन तो लोग आपको देखते हैं, क्योंकि आप आजकल पब्लिक न्यूज़ पे करंट अफेयर का ज़बरदस्त सा और प्राइम टाइम का शो भी कर रही हैं। बट ऑल दो ये तो एनालिसिस और ये ट्रेनिंग मेरे ख्याल से आप ऑल दे सकती हैं यूनिवर्सिटी में हर बच्चे को, और वो लेंगे भी ज़रूर, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा आगे फॉलोअप चलता रहेगा चीज़ों का। लेकिन आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, हॉबीज़ हो गई, पीपल वांट टू नो दैट कि आपका वो साइड कैसा है जो कि ऑन स्क्रीन नज़र नहीं आता। अपने फारिग टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? शॉपिंग। सो हाँ, कोई लड़की खातून ऐसे नहीं हो सकती जो शॉपिंग। अच्छा, मैं वैसे ही शॉपिंग लवर हूँ। ये मतलब मेरा वक्त अच्छा गुजरता है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो मैं शॉपिंग पे निकल जाऊंगी, मैं किसी मॉल में चली जाऊंगी। मुझे नई चीज़ों को देखना, यस, एक्सप्लोर करना, उनकी प्राइसेस का मुझे पता होना चाहिए। इस ब्रांड पे चीज़ इतने की मिल रही है तो दूसरे ब्रांड पे क्या प्राइस है, उसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है कि मैं बस मॉल्स में घूमती रहती हूँ और मैं सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से मुझे पता होता है क्या चीज़ कहाँ से अच्छी मिलेगी, कब कहाँ पे ऑफ लगेगा, सारी खबरें मेरे पास। मैं आपको ये बता दूं कि 3 दिन से 4 दिन से चूंकि ये लाहौर में है, तो अब मैंने नंसाद से पूछा कि आप क्या करती रही हैं, उन्होंने कहा सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट है। एग्जैक्टली, मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने का ज्यादा शौक नहीं है, मैं बस किताबों में पढ़ लूँ, मेरे लिए बहुत है। अच्छा, मुझे ये बताएं सलमा कि ऑब्वियसली बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां यंग जो यूनिवर्सिटी में हैं, इंस्पायर होती होंगी आपसे और आपको देखती होंगी, आइडलाइज करती होंगी। चूँकि ज़माना बहुत बदल गया है, कॉन्फिडेंट लड़कियां भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम प्लेस बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी हैं जो कि करना चाहती हैं बट दे कुड नॉट। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम दूंगी सोहा कि कोई भी प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं होता, किसी भी चीज़ को बुराई के साथ मंसूब कर देना बिल्कुल गलत बात है। ज़माना बदल चुका है। मेरी बहुत सी कलीग्स, बहुत सी मेरी क्लास फेलोज ऐसी हैं जिनको फैमिलीज परमिशन नहीं देती हैं, आपने स्क्रीन पे नहीं आना, इतने बजे से इतने बजे तक आप बाहर जा सकती हैं। अदरवाइज अब मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, मुझे शाम की शिफ्ट, रात की शिफ्ट, मुझे किसी शिफ्ट में काम करना होता था क्योंकि एक न्यूज़ चैनल 24 घंटे चलेगा, तो मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। तो ख़वातीन के लिए ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की काम के लिए, जॉब के लिए घर से बाहर है तो खुदारा उस पर ऐसी पाबंदियाँ मत लगाएं कि उसकी ग्रोथ रुक जाए, आप उसके पर काटने की कोशिश ना करें। बड़ा खूबसूरत एक शेर है, अब मैं शायर का नाम नहीं मुझे याद, लेकिन बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त है। हमारी बेटी तितली है मगर वो उड़ नहीं सकती, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। तो हम बेटियों को पर दें तो उनको उड़ने का हौसला भी दें। क्या ज़बरदस्त पैगाम है। और इसी पैगाम के साथ अब आपसे इजाज़त लेनी है क्योंकि आपको इस्लामाबाद रवाना करना है। आपके व्यूवर्स जो हैं यकीनी तौर पर आपका इंतजार कर रहे होंगे और आपका सेट भी। सलमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स और हमारी पब्लिक जो है उनको भी बहुत होगा और बड़ा ज़बरदस्त सा पैगाम ने सलमा ने जाते जाते दिया है। और ये पैगाम मेरा भी आप सबके लिए है कि फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ आप ख़वातीन को आप काम करता हुआ देखते हैं, एक एक्सेप्टेंस लेवल ना सिर्फ पेरेंट्स और फैमिली की तरफ से बल्कि मुआशरे की तरफ से भी हमें उन्हें देना पड़ेगा, तभी सलमा जैसी बेहतरीन एंकर्स और बेहतरीन आप शख्सियत को ऐसे स्क्रीन पे और हर किस्म के प्रोफेशन में देख सकेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आपको हमारा वो शो याद होगा जिसमें हमने गुंजल की प्रमोशन की थी और पूरी कास्ट चूँकि ऑन सेट हरमीत हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन एक हमारा गेस्ट हमने उस दिन मिस कर दिया था। अगर हम बात करें पूरी फिल्म की तो एक ज़बरदस्त सा करैक्टर आपने इकबाल मसीह का देखा होगा और वो करैक्टर जो है वो अरहम ने प्ले किया है। अरहम की अगर हम बात करें तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा इनकरेज्ड और बड़ा एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक हमारा चाइल्ड आर्टिस्ट है जिसको आपने बहुत सारे ड्रामों में आजकल देख भी रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने पहले भी किए हैं। सुपर पंजाबी में आप पहले उन्हें ऑन स्क्रीन देख चुके हैं, फिर उन्होंने गुंजल मूवी की, आजकल एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल ऑन स्क्रीन दिल नदा में भी आप उनको देख सकते हैं। तो आज हमारे साथ ऑन सेट गुड मॉर्निंग पब्लिक के सेट पर मौजूद है अरहम खान। अरहम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरहम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। और अभी हम बातचीत कर रहे थे जब अरहम से ब्रेक पर, तो अरहम बता रहा था कि मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी पूरी कार से। तो मैं जानना चाहती हूँ अरहम आपसे ये कि ऑलरेडी अभी तो आप माशाल्लाह बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे कब थे? मतलब कितनी देर से आप काम कर रहे हो और कितनी छोटी उम्र से आपने आगाज़ किया? 4.5 साल की उम्र से कर रहा हूँ और अभी 11 साल उम्र है, ऑलमोस्ट 7.5 साल। अच्छा, तो ये बताएं कि व्हेन अच्छा यू सोहा, एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, अरहम मेरे साथ था तो ये गेटअप सरदार का बच्चा, ये मेरे बेटे का रोल कर रहा था। तो वाह जी वाह। मुझे याद है कि एक ब्रेक हो गई तो अचानक डायरेक्टर साहब ने आवाज लगाई कि आओ, इनके वालिद साहब ने भी आवाज लगाई कि बेटा आओ इधर। तो ने कहा नहीं, मैं तो हूं सिखता पुत्र है, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं है। इतने प्रोफेशनल है ये कि ये सेट पे जिस तरीके से ये जाते हैं। और मैंने एक चीज बड़ी देखी है कि रात को हम 2-2 बजे, यानी पूरी रात हम शूट करते थे, सुबह 1 बजे तक, यानी रात के 1 बजे तक हम आते थे और 2:30 बजे हमें फिर उठना होता था। और इसका कमरा बिल्कुल मेरे पास ही था, करीब थे ये मेरे, तो इनके वालिद साहब इनको उठाते थे सुबह सुबह। तो ये ना नींद में हमारे साथ चलते थे। लेकिन सेट पे जब ये जाते थे, पहले तो ये शुगल मेला कर करके, फिर ये जब सेट पे जाते हैं आप हैरान होंगे कि वो अरहम है जो मेरे साथ पहले था, अब ये बिल्कुल कैरेक्टर में ये बिल्कुल ढल जाते हैं। अरहम, आपसे जानना चाहेंगे कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए आप? एक्टिंग के लिए? एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस काफ़ी करता हूँ, अब तो आदत हो गई है, अब प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा, ये ऑन स्क्रीन में एक हीरो वाली फील नहीं आ रही हरमीत आपको अरहम के बोलने से ना? एक मतलब एक वाइब जो आप कह रहे हैं ना ऑन सेट होती है, वो इस सेट पे भी है। ऑल दो अरहम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ बचपन से ही, चूँकि अभी भी आपका बचपन ही है, लेकिन क्या एक्टर ही बनना चाहते हैं शुरू से? मेरी ख्वाहिश है कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन अच्छा। अगर एक्टर बनूंगा तो वो भी सही है। तो ये किसकी ख्वाहिश है कि एक्टर बनना है? अम्मा अब्बा की ख्वाहिश है, उन्होंने आपको चाइल्ड आर्टिस्ट बना दिया, या आपकी अपनी स्किल्स बढ़ी हैं अंदर? दोनों की। अच्छा, तो आप अम्मा अब्बा का और आपके इर्द गिर्द जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनका क्या रिव्यू होता है जब वो आपसे कहते हैं कि अच्छा आपने इसके साथ भी काम किया हुआ है, आपने उसके साथ भी काम किया हुआ है? दे गेट सरप्राइज, दे आर सो सरप्राइज दैट कि मैंने इसके साथ किया है। कोई उनका आइडल होता है तो फिर वो कहते हैं तूने इसके साथ भी किया है। अच्छा। अच्छा, गुंजल की अगर हम बात करें, अहमद चूँकि उसमें मौजूद हैं और आमना बहुत एक सीनियर और बड़ी ज़बरदस्त मंजी हुई आर्टिस्ट है, तो इन सब सीनियर्स के साथ काम करके आपने क्या सीखा? वो बहुत काम है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत गाइड करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। जो भी न्यू एक्टर्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अरहम से सवाल हरमीत मैंने पहले भी किया था, मैं अब दोबारा करूँगी कि बीइंग अ प्रोफेशनल, प्रोफेशन के अलावा इन पर्सनालिटीज़ से आप क्या सीखते हो कि आपको ऑन सेट ये क्या मैसेज देती हैं? वो ये मैसेज है कि आप तमीज़ से जिससे बात करेंगे वो आपको तमीज़ से बात करेगा। रिस्पेक्ट इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। और उसके अलावा भी यार आप इतने क्यूट है ना, आपसे वैसे भी इतना सारे इतने प्यार करते हैं। मैंने बड़े बड़े एक्टरों को देखा है और जिस तरीके से क्रिकेटर को भी देखा है। और हम एक और चीज, जाहिर बात है आप क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं, लेकिन आप बाय प्रोफेशन एक्टर हैं। तो क्या कोई कौन सा ऐसा एक्टर है जिससे आप ज्यादा मुतासिर हैं, आप कहते हैं कि हाँ मैंने भी इसी कद का एक्टर बनना है? तो कौन सा, क्या लॉलीवुड में आपको नजर आता है, हॉलीवुड में आता है या बॉलीवुड में आता है? एक नहीं है लेकिन काफ़ी हैं। पाकिस्तान में नुमान इजाज, अहमद अली अकबर, वैसे मुझे क्रिस हेम्सवर्थ वो हैं एक एक्टर, वो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब चूँकि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर चुके हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे कर रहे हो, और हम स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि साथ साथ डिग्री लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अम्मा अब्बा कहते होंगे बेटा ये काम कर रहे हो तो साथ ग्रेड भी पूरा A+ आना चाहिए। थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगती है, बाकी सब तो चल जाता है साथ। कैसे मैनेज करती हो? टीचर कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव है टीचर्स की भी। आप चाइल्ड आर्टिस्ट हो तो वो कोऑपरेटिव तो आपसे होंगे, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि अगर आप प्रोफेशन की बात की जाए तो वो तो आपने चूज़ कर लिया, क्रिकेटर भी आप बनना चाहते हैं, लेकिन डिग्री कौन सी करना चाहते हैं? स्टडीज़ आपको क्या लगता है किस में करनी चाहिए? एक्टिंग में। मतलब एक्टिंग ही सीखनी है पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर जाके?
वो तो फ्यूचर की बात है। लेकिन देखिए फ्यूचर का प्लान तो करना पड़ता है ना, आपने देखना है कि कौन से स्कूल ऐसे हैं फिल्म के डायरेक्शन प्रोडक्शन के जो बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो अम्मा अब्बा का आपको लेके क्या प्लान है? अम्मा अब्बा का तो यही प्लान है कि एक्टर बना दें, बाकी कि बेटा अगर तू एक्टर जैसे ही उनकी बन। मर्जी। अच्छा, क्रिकेटर क्यों बनना और हम एक और चीज, मैंने आपके वालिद साहब को देखा है, बड़ा उनका जो रोल है, क्योंकि वालदा जो है वो भी मैंने देखी कॉल पे कॉल को पुत्र खाना खाया कि नहीं खाया, हाँ। लेकिन वालिद साहब का बड़ा एक्टिवली रोल होता है, आपके हर सेट में वो मौजूद होते हैं। अब आप क्या वालदा भी इतना जब आप घर जाते हैं उतना ही ख्याल रखती है, या सिर्फ वालिद साहब के घर में उससे भी जो ज्यादा। ख्याल सेट पे रखते हैं तो वालदा उधर ही रखती है? हाँ, अच्छा, ज्यादा रखती है वो। अच्छा, तो ये अब बताओ रात सुन अरहम, लेंगे फिर। अरहम वैसे ना आपको पता है हम बड़ा टू द पॉइंट और 2 लफ्ज़ों में जवाब दे रहे हैं। अरहम मुझे कोई कहानी सुनाओ ताकि मैं कम से कम 2 मिनट तक तो मुसलसल बोलो। अच्छा चलो एक काम करो, एक इतना कोई ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करो, वो गुंजल के सेट पे हो या किसी भी सेट पे, जिससे आपने बहुत एक बड़ा मैसेज लिया हो। सुपर पंजाबी जो मेरी फिल्म थी, वहाँ पे मैंने इफ्तिखार ठाकुर के साथ काम किया था। ओके। अब वो मुझे इतना अच्छा गाइड कर रहे थे कि मेरी उनके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जब हम जा रहे थे ना तो फिर मेरे जाने का दिल नहीं कर रहा था। ओह सो स्वीट। अच्छा, उनकी पर्सनालिटी से किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए हैं? वो भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है। वो इतने डाउन टू अर्थ हैं कि जब हम वहाँ पे प्रीमियर पे गए थे तो जब सब वहाँ पे जा रहे थे कि सब इफ्तिखार ठाकुर को देख रहे थे, तो फिर वो मुझे सामने लेके आए थे सबके सामने। ओह सो स्वीट। उन्होंने कहा था कि ये भी एक्टर है, आप इसको भी हेल्प करें, इसको भी फॉलो करें। अच्छा, फॉलो करने से यार हम ये बताएं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और आप चूँकि आज की जनरेशन में से हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी होता है? आप एक्टर हो या आपका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से हो, तो वहाँ पे किस तरह से आपकी पार्टिसिपेशन है और रिव्यू, फ़ैन फॉलोइंग वहाँ से जो आती है वो क्या है? इंस्टाग्राम पे भी अच्छी फॉलोइंग है और फेसबुक पे भी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है। बाकी यूट्यूब पे भी थोड़ा सा काम चल रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी अच्छी फॉलोइंग है। अच्छा, बाहर जाते हैं पब्लिक में तो लोग पहचानते हैं, ये कैसा सेलिब्रिटी फील आती है कि अच्छा मुझे लोगों ने पहचान लिया, कोई आपसे कहे प्लीज़ यार हम एक सेल्फी लेते हैं ना, इस तरह का एक्सपीरियंस होता है? बहुत अच्छा, तो पब्लिक प्लेसेस पे तो बहुत होता है। अच्छा, रीसेंट एक्सपीरियंस कौन सा था? रिसेंट एक्सपीरियंस, मैं एक मॉल में गया, वहाँ पे मैं अपनी खाला के साथ लिफ्ट में मैं जा रहा था। ओके। तो ना वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने कहा अच्छा आप वही हो ना, ये जो ड्रामे में आते हो वैशी में आप आते हो। अच्छा, चलो अब जाते जाते मुझे हम एक अच्छा सा पैगाम देना है, एक अच्छा सा मैसेज। देखिए आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपके स्कूल में भी होंगे, आपसे इंस्पायर भी होते हैं, आपकी तरह काम भी करना चाहते हैं, फिर उनमें स्किल्स भी होंगी, कुछ लोगों को मौका मिलता है, किसी का लक काम करता है, किसी का नहीं करता। तो जो सारे बच्चे आपकी तरह के हैं, आपकी तरह काम करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे? आपने जब भी काम करना है आपने खुशी से काम करना है। क्या बात। किसी भी काम के अंदर आपने ये नहीं समझना कि मेरे से अच्छा तो वो है, ठीक है मैं तो ये नहीं कर सकता। क्या बात अगर है। आप ये सोच के करेंगे तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ। क्या बात है। हम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, और बड़ा ज़बरदस्त सा पैगाम हरमीत इन्होंने दिया है कि अपना जो काम कर रहे हैं उसको बेस्टेस्ट करें और बाकी पे छोड़ दें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी पैगाम के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।